हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वैदिक सभ्यता का महाजन काल देखेंगे और महाजन काल से ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन। इसमें दिया है पहला क्या, राजनीतिक जीवन। राजनीतिक इतिहास जानने का मुख्य आधार क्या होता है, तो सुनिश्चित तिथि। या अगर आपको राजनीतिक जानना है, राजनीतिक इतिहास जानना है तो सुनिश्चित तिथि आपको चाहिए। चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। भारत में यहाँ क्या है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो ईसा पूर्व 7वीं सदी से ही माना जाता है, ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ में उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें षोडश यानी षोडश या महाजन कहा जाता है। ये अंगुत्तर निकाय में मतलब है, यानी कि बौद्ध के जो अंगुत्तर निकाय पढ़िए कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में क्या है, जो उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों का उल्लेख मिलता है। कौन सा, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और इस अंगुत्तर निकाय में 16 बड़े राज्यों का चर्चा किया गया है। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। किस जैन ग्रंथों में, है ना, किस जैन ग्रंथों में 16 महाजनों का उल्लेख किया गया है, तो भगवती। यानी कि अगर आपको 16 महाजन पढ़ना है, जानना है, तो एक बुक उठाइए बौद्ध धर्म का उठाइए कौन, अंगुत्तर निकाय, और एक जैन धर्म का भागवत सूत्र, है ना, भगवती सूत्र उठाइए, और उसमें 16 महाजन की चर्चा मिल जाएगी। पाणिनि कृते यानी अष्टाध्याय, पाणिनि का बुक क्या था, अष्टाध्याय में कितने महाजनों का उल्लेख है, जबकि ये पाणिनि बुक लिखते हैं तो अष्टाध्याय में क्या है 22 महाजन की चर्चा किया गया है, लेकिन भागवती सूत्र में बोला गया 16, अंगुत्तर निकाय में बोला गया 16। चलिए महाजन के उदय के क्या कारण थे, है ना, यहाँ पे क्या है महाजन पदों, जो महाजन पदों के उदय के क्या कारण थे। कृषि प्रसार हो रहा था, व्यापार हो रहा था, नगरीकरण का विकास, लोहे का विस्तृत प्रयोग हो रहा था। यानी महाजन के उदय का विकास क्या, महाजन पद हो गया। तो उसमें क्या हुआ, कृषि का जो है ना प्रसार व्यापार बहुत होने लगा, नगरीकरण होने लगा, यानी कि सब नगर में बसने लगे, का विकास होने, फिर लोहे का विस्तार हुआ, ठीक है, लोहे का विस्तार प्रयोग हुआ। भारत यानी महाभारत पुराणों में अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी, चंपा का क्या नाम मिला है, मालिनी। देखिए यहाँ पे क्या है, चंपा का नाम, यानी महाभारत और पुराण दो को कथा है, कौन था, महाभारत, एक है पुराण, और इसमें अंग जो महाजन पद है उसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। चंपा का नाम क्या है, मालिनी। चंपा का नाम क्या है, मालिनी। बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में किन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, तो एक कौन कौन होता है, यानी कि बौद्ध धर्म यानी बौद्ध ग्रंथ का महापरिनिर्वाण एक सूत्र है, ठीक है। उसमें 6 महानगरों की चर्चा किया गया, महानगर समझिएगा, ठीक है। एक है आपका चंपा, दूसरा है राजगीर, एक है बनारस, साकेत, कौशाम्बी, श्रावस्ती। ये 6 महानगरों की चर्चा किया गया किसमें, तो ये महापरिनिर्वाण सूत्र में किया गया है, जो बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना किसने की थी, तब वास्तुकार महागोविंद ने किया था। यानी कि चंपा नगर जो निर्माण किया गया तो वो कौन था, वास्तुकार, तब महागोविंद थे, ठीक है, महागोविंद। चलिए आगे देखते हैं। लिच्छवियों ने क्या है कि लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया, तो ये वैशाली में किए थे। यानी लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया, तो ये वैशाली में किए थे। सुत निपात क्या है, सुत निपात में वैशाली को क्या कहा जाता है, तो मगधपुरम कहा जाता है। क्या, सुतनी क्या है, सुतनीपात में यानी वैशाली को क्या कहा जाता है, सुतनीपात एक बुक है ना, उसमें क्या, तब वैशाली जो है, गंगा जी के ऊपर ही चल जाइए आप, वैशाली आपका मिलेगा, ठीक है। तो वैशाली में क्या है, तो इसको बोला मगधपुरम बोला गया है। चलिए षोडश, यहाँ पे क्या है, षोडशम महाजन, यानी कि 16 जो महाजन पद है उसकी चर्चा यहाँ पे किया गया है। तो पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो कुरु का राजधानी कहाँ था, इंद्रप्रस्थ। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि राजधानी पूछता है, ठीक है। चलिए, तो कुरु की राजधानी कौन होगा, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी का होगा, तो अहिछत्र, है ना, अहिछत्र या उत्तरी पंचाल हो जाएगा। पंचाल का उत्तरी पंचाल ये नहीं देता, उत्तरी पंचाल नहीं देता, अहिछत्र देता। कौन सा, अहिछत्र ही देता है। सूरसेन कहाँ के, यानी सूरसेन महाजन पर था, उसका राजधानी कहाँ था, तब मथुरा। सूरसेन का कहाँ राजधानी था, मथुरा। बतस्य के कौशाम्बी, बतस्य के कहाँ, कौशाम्बी। बतस्य के कहाँ हो जाएगा, कौशाम्बी। कौशल का कहाँ होगा, साकेत। कौशल का साकेत हो जाएगा, ठीक है, कौशल का साकेत हो जाएगा। चलिए इतना को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ यानी कुरु का राजधानी कहाँ हो गया, इंद्र प्रदेश यानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। और ये अभी कहाँ में, कुरु जो क्षेत्र पड़ता था जो अभी वर्तमान में कहाँ,
तो ये मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, थानेश्वर, ये तीनों मिलाकर है ना जो क्षेत्र है वो कुरु कहलाता था। तीनों की राजधानी कहाँ थी, यानी इंद्रप्रस्थ में थी। चलिए पंचाल, पंचाल का अही छत्र होता है, क्या अही छत्र, उत्तरी पंचाल बोलते हैं, इसका राजधानी मतलब राजधानी हो जाएगा अही छत्र। और ये कहाँ कहाँ ही पड़ता है, तो बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, तीनों मिलकर ये बना पंचाल। और पंचाल की राजधानी हो गया अही छत्र या उत्तरी पंचाल। शूरसेन, शूरसेन का कहा हो जाएगा मथुरा, शूरसेन की राजधानी कहाँ, मथुरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में ही है, ठीक, मथुरा के आसपास। वत्स्य यानी वत्स्य क्या हो गया, तब प्रयागराज, वत्स्य यानी प्रयागराज, इलाहाबाद, बांदा है ना, बांदा या फतेहपुर का क्षेत्र में पड़ता है। कौशाम्बी, ये क्या है, कौशाम्बी है। कौशल, अवध क्षेत्र होगा, कौशल यानी अवध क्षेत्र हो जाएगा, क्या कौशल, अवध क्षेत्र हो जाएगा। साकेत क्या होगा यहाँ पे, साकेत भाग तथा, यानी साकेत उत्तरी भाग तथा श्री है ना श्रावस्ती दक्षिणी भाग, यानी साकेत जो हो गया उत्तरी भाग और श्रावस्ती हो गया दक्षिणी भाग, किसका हो गया, ये कौशल की हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये मल हो जाएगा। मल की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ये पावा में पड़ेगा, ठीक है, पावा में। ये जनपद देवरिया को ही बोला गया मल, ठीक है, अभी है जनपद देवरिया, देवरिया को मल, यानी मल की राजधानी पावा हो गया, पंडरौना हो गया, कुशीनगर या कसाय हो जाएगा। काशी का जो अभी काशी जो है वाराणसी बोला जाता है उसको, और इसकी राजधानी भी कहाँ ही है, वाराणसी में थी। अंग का चंपा है ना, चंपा को क्या बोला गया है, मालिनी, अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में। अंग की राजधानी पूछेगा चंपा, चंपा का मतलब नाम क्या था, तब मालिनी था, ठीक। और ये अंग अभी कहाँ में पड़ता है, तब भागलपुर और मुंगेर को अंग बोला जाता था, ठीक। मगध, दक्षिण बिहार यानी गंगा जी के इधर, दक्षिण में पटना और गया, जैसे हम लोग दक्षिण में अभी बैठे हैं, जो कहाँ दक्षिण में ही बैठे हैं, तो हम लोग हैं जो दक्षिण बिहार भी बोल सकते हैं। और ये मगध में हम लोग पढ़ते हैं, और इसकी राजधानी कहाँ, राजगीर हो जाएगा अथवा गिरिब्रज था, ठीक है, राजगीर अथवा गिरिब्रज था। चलिए उसके बाद है बज्जी, बज्जी की राजधानी क्या हो जाएगा, तब बज्जी की राजधानी मिथिला हो जाएगा, क्या बजेगा, मिथिला, वैशाली, जनकपुर, ठीक है, मिथिला, वैशाली, जनकपुर हो जाएगा। और इसकी जो अभी कहाँ पे, तब मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र जो है बज्जी का क्षेत्र पड़ता था, और ये मिथिला, वैशाली, जनकपुर हो यानी राजधानी थी। चलिए चेंदी या चेती, ठीक है, चेंदी या चेती, इसको क्या यानी कि राजधानी कौन था, स्वतीतवती, क्या है, स्वतीतवती, ठीक है। आधुनिक यानी बुंदेलखंड का जो अभी क्षेत्र पड़ता है वो चेंदी में पड़ता है। मत्स्य, मत्स्य का जो अभी क्षेत्र है जयपुर, यानी कहाँ, इसकी राजधानी कहाँ होगा, विराटनगर, यानी कि राजधानी मत्स्य की राजधानी कहाँ, विराटनगर हो जाएगा, और इसका क्षेत्र अभी पड़ता है जयपुर। अश्मक, ठीक है, अश्मक जो है अभी गोदावरी नदी यानी कि आंध्र प्रदेश को अस्मक बोला जाता है, ठीक है, यानी कि अभी अस्मक बोले तो कहाँ में है, गोदावरी घाटी यानी आंध्र प्रदेश में है। और इसकी अस्मक की राजधानी पोटन या पोटिल था, क्या अस्मक की राजधानी क्या थी, पोटिल या पोटल, पोटिल या पोटन था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अवंती, अवंती का राजधानी क्या हो जाएगा, तो अवंती की राजधानी क्या हो जाएगा, उज्जैनी या उत्तरी अवंती हो जाएगा, उज्जैनी या उत्तरी अवंती हो जाएगा। महिष्मती दक्षिण हो जाएगा। पश्चिमी यानी पश्चिमी तथा मल या क्या होगा, मध्य मालवा क्षेत्र को अवंती बोला जाता है। चलिए उसके बाद गंधार है, क्या यहाँ पे गंधार, तो गंधार का क्या हो जाएगा, तक्षशिला, गंधार का क्या होगा, तक्षशिला, गंधार का क्या हो जाएगा यहाँ पे राजधानी तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस यानी कि गंधार है जो, गंधार अभी कहाँ में पड़ता है, तब पेशावर में पड़ता है, रावलपिंडी पाकिस्तान में, यानी गंधार अभी कहाँ में है, रावलपिंडी पाकिस्तान में चला गया है, पेशावर, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, ठीक है। कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ होगा, राजपुर या हाटक हो जाएगा, ठीक है। कंबोज, कंबोज की राजधानी जो हो जाएगा कहाँ में, राजपुर हो जाएगा या हाटक हो जाएगा, ठीक है, राजपुर या हाटक होगी। दक्षिण पश्चिम, यहाँ क्या है कि दक्षिण पश्चिम कश्मीर, दक्षिण पश्चिम कश्मीर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यानी कि दक्षिण पश्चिम यानी कंबोज, कंबोज बोले तो यानी कि दक्षिण पश्चिम कश्मीर, यानी कि दक्षिण हो गया कौन इधर, और पश्चिम जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना पड़ता है कश्मीर, तो दक्षिण हो गया इधर और पश्चिम हो गया इधर, तो इधर वाला जो क्षेत्र है ये राजौरी और हजारा पड़ता है। और कंबोज की राजधानी कहाँ थी, राजपुर हाटक थी। तो इस तरह से क्वेश्चन एक अभी है ना मिलाने के लिए, मैचिंग के लिए दे देता है, ठीक है। तो यहाँ नोट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, नोट में यहाँ पे दिया हुआ है कौटिल्य, क्या है यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ देते हैं थोड़ा। कौटिल्य ने कंबोज यानी कौटिल्य ने कंबोजो तथा वार्ता शास्त्रोपजी संघ अर्थात कृषक यानी कृषि पशुपालन वाणिज्य कृषि पालन जन्य, तो इसमें क्या था, कृषि, कृषि हो गया, चलिए इसको थोड़ा, कृषि हो गया,
पशुपालन हो गया, वाणिज्य हो गया, शास्त्र द्वार है ना, जीविका चलाने वाला कहा जाता है, यानी कहा है। समझ गए? यानी कि यहाँ पे प्राचीन समय में कंपोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। यानी कि यहाँ से समझिए क्वेश्चन एक आ गया, पूछ सकता है कि यानी कौन सा क्षेत्र जो जनपद था वो घोड़े के लिए विख्यात था, तो वो कंपोज, कौन सा? कंबोज है, कंबोज जनपद है जो घोड़ों के लिए विख्यात था। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि 16 महाजनपदों में 8 है ना, 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि 16 गो था जिसमें 8 गो जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये महाजनपद कौन कौन है तो इसको हम लोग देखते हैं। 8 गो कौन कौन हो जाएगा? काशी, पहला हो जाएगा काशी, कौशल, वत्स्य, फिर मल्ल, कुरु, पंचाल, शूरसेन। ये कितना है? उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही 8 गो महाजन पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे क्या कि बुद्ध, क्या है कि बुद्ध के समकालीन, है ना, यहाँ क्या है कि बुद्ध के समकालीन महाजनपद शासक, यानी कि जहाँ पे बुद्ध थे और उनके समय में वहाँ का शासक कौन कौन थे? तब प्रघोत, ये अवंती के, यानी अवंती जो राज्य था उसका राजा प्रघोत थे। वत्स्य, वत्स्य जो राज्य था यानी स्टेट था उसका जो राजा थे उदयन थे। कौन? उदयन। तो वत्स्य के कौन थे राजा? उदयन थी। कौशल के कौन राजा? तब प्रसेनजीत थे, ये बुद्ध के समकालीन हैं। मगध के कौन थे? तो मगध जो राज्य था उसका कौन? तो ये अजात शत्रु थे जब उस टाइम बुद्ध यहाँ पे रहते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में। यहाँ क्या कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक उत्तर भारत की राजनीतिक के 4 शक्तिशाली राज्य कौन से थे? कौशल, वत्स्य, अवंती, मगध। कौन? कौशल, वत्स्य, अवंती, मगध। कौन कौन होगा? कौशल हो गया, वत्स्य हो गया, अवंती हो गया, मगध हो गया। ये 4 शक्तिशाली राज्य थे। चलिए उसके बाद हम लोग चारों का देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है कौन सा? कौशल। यहाँ क्या है? कौशल। कौशल राज्य के भौगोलिक स्थिति है ना, विस्तार कहाँ तक था? तो अवध क्षेत्र यानी फैजाबाद, है ना, फैजाबाद मंडल तक कौशल। यहाँ क्या है कि कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? तो साकेत। कौशल की राजधानी साकेत, जो उत्तरी भारत है ना, उत्तरी भाग यानी श्रावस्ती दक्षिणी भाग, यानी 2 गो था इसमें। साकेत का जो उत्तरी भाग है वो था और श्रावस्ती का जो दक्षिणी भाग है वो है कौशल की राजधानी। चलिए उसके बाद देखेंगे कौशल राज्य का प्रतापी राजा कौन था? अभी हम लोग पढ़े थे प्रसेनजीत, और ये किसके समकालीन थे? बुद्ध के। चलिए उसके बाद है क्या कि कौशल राज्य का चरमोत्कर्ष, है ना, कौशल राज्य का चरमोत्कर्ष, है ना, चरमोत्कर्ष किस राज्य के शासन काल में हुआ था? प्रसेनजीत के। यानी कि बोला गया क्या कि कौशल का जो सबसे विकास हुआ था तब प्रसेनजीत के समय में ही हुआ था। चलिए आगे देखेंगे वत्स्य राज। वत्स्य राज, है ना, वत्स्य राज यहाँ देखेंगे। तो वत्स्य राज का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है? इलाहाबाद और बांदा, इलाहाबाद और बांदा तक है। ठीक है, इलाहाबाद और बांदा तक ये वत्स्य राज है। चलिए उसके बाद वत्स्य राज की, यहाँ पे वत्स्य राज की राजधानी पूछा है, तो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में कौशाम्बी। क्या वत्स्य की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। वत्स्य राज का प्रमुख सर्वप्रमुख राजा कौन था? तो उदयन था। कौन था? राजा उदयन। चलिए अवंती राज, यहाँ पे क्या है? अवंती राज। अवंती राज, अवंती राज का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तब पश्चिम तथा मध्य मालवा क्षेत्र तक था, यानी कि पश्चिमी और मध्य मालवा क्षेत्र तक ही था इसका अवंती का। अवंती राज की राजधानी किससे माना जाता है? तो उज्जैनी यानी उत्तरी अवंती को, महिष्मती यानी दक्षिणी अवंती को माना जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन थे? तब प्रघोत थे, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में कि गौतम बुद्ध के समय अवंती के राजा कौन थे? तब प्रघोत थे। अवंती राजा प्रघोत को किस रोग से ग्रसित थे? तो यही पांडु रोग से ग्रसित थे। राजा प्रघोत के पांडु रोग के इलाज के लिए बिंबिसार, किसको, कौन? तब बिंबिसार भेजे थे। किसको? तो जीवक को, है ना। बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? तो ये बिंबिसार जो है किसको भेजे थे? जीवक को भेजे थे। किसके यहाँ? राजा प्रघोत के यहाँ। किसके शासनकाल में? तब गौतम बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध के। चलिए मगध राज्य आ गए हम लोग अपना मगध में। तब मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो दक्षिण बिहार, पटना, गया जनपद हो गया, पटना हो गया, और यहाँ से 120 किलोमीटर चल जाइए तो गया में। और ये इसकी राजधानी कहाँ था?
तो गिरिब्रज या राजगीर, है ना। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर या गिरिब्रज था। मगध का एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण क्या थे, तो ये कारण थे, है ना, 5। यहाँ पे क्या है कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति, ठीक है। या यहाँ पे क्या था कि 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। कितना पहाड़ी से, 5 पहाड़ी से ये क्या हुआ है, घिरा हुआ है। एक समृद्ध उर्वरक क्षेत्र में स्थिति तथा अच्छा संचार तंत्र, शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्य विस्तार नीति यहाँ पे थी। यानी जो राजगीर है ना, 5 पहाड़ी से एकदम घिरा हुआ है। मतलब घिरा हुआ कि नहीं, सटले सटले ऐसे है ना, दूर दूर में ऐसे करके घिरा हुआ। जैसे बिहार है ना, बिहार से आपका माने कि ये कोई गांव है, ठीक, तो इधर से भी नदी आ रहा है। अब एक और बहुत दूर से ऐसे टेढ़ मेढ़ करके नदी आ रहा है, ठीक। अब फिर ये नदी है जो इसमें, ये नदी इसमें मिल जा रहा है, ये चला जा रहा है ऐसे। फिर एक ऐसे नदी आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें आके मिल जाती थी। चारों तरफ क्या होगा, घिर गया है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख, यहाँ देखेंगे पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, तब बृहद्र था। यानी कि पुराणों के अनुसार जो धर्म ग्रंथ है पुराण, है ना, उसके अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन हो गया, तब बृहद्र था। यही बृहद्र को मारता है पुष्यमित्र शुंगा। बृहद्र वंश के किस राजा ने, ठीक है, राजगीर यानी गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया, तो जरासंध। यानी बृहद वंश का एक राजा कौन हो गया, जरासंध। यही है जो राजधानी बनाया किसको, गिरिब्रज को राजधानी बनाया था। चलिए उसके बाद बुद्धकालीन भारत के गणराज्य, तो कपिल वस्तु शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य थे, है ना, कपिल वस्तु के शाक्य थे। सुसम, है ना, सुमस क्या है, सुम सुमरा, है ना, शुम, है ना, शुम शुमरा, शुमार, शुम शुमार, है ना, शुम शुमार पर्वत के भाग, यानी बुध के भाग गणराज्य थे। तो शुम शुमार पर्वत के भग, है ना, अलकप के बुल्ली, केशुपुत्र के कालमा, है ना, कलाम, राम गंगा, है ना, राम गंगा या राम ग्राम के कोलिए, कुशा, है ना, कुशीनार के मल, पावा के मल। ये पहले का सब अपना गणराज्य राज्य है, ठीक है। पावा के मल हो जाएगा। फिर उसके बाद पिपली वन के मोरिये, पिपली वन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, ये सब देखिएगा ना। चलिए आगे देखेंगे, हर्यक वंश आ जाता है, ठीक है। अभी बिहार दरोगा हर्यक वंश से क्वेश्चन पूछा था, है ना। हर्यक वंश 544, है ना, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक है ना। कितना, हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो मगध के संस्थापक कौन थे, वास्तविक बिंबिसार। अब बिंबिसार है जो भेजे थे राजा के पास में अपना वैद को। राजा बिंबिसार किस राजवंश, है ना, किस वंश के थे, तो हर्यक वंश के थे। बिंबिसार कौन, हर्यक वंश के थे। और ये हर्यक वंश के समकालीन कौन हो जाएंगे, बुद्ध जो थे इस टाइम थे, ठीक है, बिंबिसार के समय में। राजा बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था, तो 544 से 492 तक, 544 से 492 तक थे। जैन, यहाँ पे क्या है कि जैन साहित्य में, है ना, बिंबिसार को क्या कहा गया, तो श्रेणी के कहा गया। यानी कि जैन ग्रंथ जो है उसमें बिंबिसार को श्रेणी कहा गया। तो यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, कुनी के, है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, बिंबिसार के पश्चात यानी पश्चात मगध साम्राज्य का कौन शासक बना। यानी बिंबिसार के बाद कौन बने, तो अजातशत्रु बने थे। लगभग कब तक, तो देखिए यहाँ से क्या, तो ये 492 से 460 तक ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का शासन काल रहा था। अजातशत्रु को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है अजातशत्रु को कौन, कुनिक। जो अजातशत्रु जो था पटना और मगध, यानी कि ये दोनों का क्या था, पटना गया को मिलाकर मगध बोला गया। और उसकी कौन था, ये राजा था अजातशत्रु, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति हर्यक वंश, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था हर्यक वंश के शासन काल में ही हुआ था। कौन था उस टाइम, तो अजातशत्रु यहाँ पे थे। चलिए उसके बाद सर्वप्रथम किसने पाटलीग्राम, यानी पाटलीग्राम को, है ना, अन्य अंत शक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। तो ये कौन समझा था, अजातशत्रु समझा था। चलिए उसके बाद देखते हैं, अजातशत्रु के पश्चात बाद मगध साम्राज्य का शासक कौन था। यानी अजातशत्रु जैसे खत्म हुआ था उसके बाद इसका बेटा आता है ना, उदयन या उदयनी। ये बिहार पुलिस क्वेश्चन में है ना, बिहार पुलिस यहाँ से पूछ देता है। चलिए तो ये कौन था, उदयनी था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उदयनी या उदयभद्र का शासन, उदयनी यहाँ क्या है, उदयनी या उदयभद्र का शासन काल कब से कब तक माना जाता है, तो लगभग 460 से 444 तक। यानी कि उदय,
है ना, उदयन या उदयनी जो अजातशत्रु का है ना बेटा था। अजातशत्रु का क्या था, ये बेटा था, ठीक है, अजातशत्रु का ये बेटा था। तो ये कब से कब तक रहा था, तो 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक ये रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, तो यही कर दिया था उदयन यानी उदयभद्र कर दिया था, ठीक है। चलिए हर्यक वंश का कौन शासक था जो पितृहंता कहलाया, तो उदयन और उदयभद्र है जो पितृहंता कहलाया, हर्यक वंश का यानी पिता को हत्या किया। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर को, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा था बिहार पुलिस में, ठीक है, उदयन या उदयभद्र यानी कि गंगा और सोन नदी, यानी गंगा भी मिलता है, मतलब गंगा में मिल जाती है सोन नदी आके, वहीं पे पाटलिपुत्र का स्थापना किया। हर्यक वंश यानी हर्यक शासक उदयन किस मत का अनुयायी थे, तो ये जैन मतानुयायी थे, यानी कि हर्यक वंश का कौन, तो हर्यक वंश का उदयन जो हो गया अजातशत्रु का बेटा, वो जो कौन सा धर्म मानता, तो जैन मतानुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हो गया, तो नागदशक। कौन हो जाएगा अंतिम शासक, यानी कि बोलेंगे राजा तो कौन हो जाएगा, नागदशक हो जाएगा। पुराणों में नागदशक को क्या कहा गया, यानी कि पुराणों में नागदशक को क्या कहा गया, तो दर्शक कहा गया, यानी क्या दर्शक। पुराणों में नागदर्शक को क्या कहा गया है, तब दर्शक कहा गया, ठीक है, कौन क्या, तो दर्शक कहा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिशु नाग वंश, यहाँ पे क्या है कि शिशु नाग वंश लगभग 412, कितना 412 से 344, 412 से 344 ईसा पूर्व, 412 से 344 ईसा पूर्व। चलिए यहाँ पे क्या है कि हर्यक वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस नवीन राजवंश की स्थापना हुई थी, तो ये शिशुनाग वंश की स्थापना हो गया था। यानी कि शिशुनाग वंश की लगभग कब से कब, तो 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश के पतन हुआ, ठीक है, हर्यक वंश के क्या हो गया, पतन के उपरांत मतलब के बाद मगध साम्राज्य में किस नवीन यानी कि नवीन राज्य वंश की स्थापना हुई, तो ये शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। शिशुनाग वंश का शासन कब से कब तक चला था, तो ये 412 से 394 तक इसका शासनकाल चला था। चलिए उसके बाद गिरिव्रज यानी राजगीर, गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने, है ना, गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, तो शिशुनाग है जो दूसरी राजधानी बनाई, किसको, गिरिराज को। यानी कि गिरिव्रज के अतिरिक्त दूसरी राजधानी बनाया कौन, यानी कि एक तो हो गया गिरिव्रज राजधानी और एक हो गया वैशाली नगर, ठीक है, यानी वैशाली को ये शिशुनाग है जो दो राजधानी बनाया, एक बनाया गिरिव्रज को, एक बनाया वैशाली को। शिशुनाग वंश या के बाद, है ना, के पश्चात दिया था बाद, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक यानी कि बना, तो कालाशोक बना। यानी शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग वंश का शासक बना कौन, तो कालाशोक बना। पुराणों में कालाशोक को क्या कहा गया था, काकवर्ण कहा गया, काकवर्ण कहा गया है। बौद्ध धर्म के द्वितीय यानी कि बौद्ध धर्म के द्वितीय संगीत यानी कि दूसरा संगीति किसके समय में हुआ था, तो यही कालाशोक के समय में हुआ था। कालाशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 366 ईसा पूर्व तक इसको शासनकाल रहा था। शिशु, अब देखेंगे यहाँ पे कौन, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन, तो नंदीवर्धन या महानंदी, तो नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होगा, नंदीवर्धन या महानंदी हो जाएगा। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारी को, है ना, का शासन काल कब तक रहा था, तो 344 ईसा पूर्व तक रहा था, कितना 344 ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए उसके बाद अगला है क्या, चलिए नंदवंश, यहाँ क्या है कि नंदवंश 344 से 324, फिर उसके बाद 323 तक रहे थे, एक साल और, ठीक है। शिशुनाग वंश के पतन हुआ, पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस राजवंश की स्थापना हुई, तो उसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है। तो शिशुनाग वंश के बाद कौन आया, नंद वंश यहाँ पे आता है। चलिए उसके बाद नंद वंश की स्थापना किसने किया था, यानी नंदपन कौन थे, तो महापद्म नंद थे। महापद्म नंद को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो महापद्म नंद को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। महापद्म नंद को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो उग्रसेन से। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो घनानंद था। कौन, घनानंद अंतिम था। ये क्वेश्चन पूछता है यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को क्या नाम दिया गया, यानी क्या नाम दिया गया, यानी यूनानी जो लेखक आए थे वो घनानंद को क्या बोले, तो अग्रमीज बोले, यानी उग्रसेन का पुत्र बोले। किसका, उग्रसेन का पुत्र बोले थे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं घना, इसमें चलिए ग्रीक यूनानी कौन था, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्री, है ना, अग्रमीज या जैंड्रीमीज
कहा था? तो घनानंद को बोला गया था। किसको? घनानंद को। यानी कि घनानंद को जैंड्रमीज या अग्रमीज बोला गया। और कौन बोला? तो ग्रीक यूनानी ये बोले थे। चलिए उसके बाद देखेंगे क्या महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य। नंद वंश के कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा गया। समझे यहाँ से क्वेश्चन? यानी कि कहा जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन थे। यहाँ पे क्या? महाबोधि के अनुसार। किसके? तो महाबोधि के अनुसार इनके नाम उग्रसेन, ठीक है, कौन हो गया? उग्रसेन। पंडुक, पांडुगति, भूत है ना, भूतपाल, कौन होगा? भूतपाल। राष्ट्रपाल, गोविशानक, 10 सिद्धक, करवत तथा घनानंद। ये जो है नंद वंश के 9 राज्य थे, इसीलिए नंद वंश को 9 राज्य के यानी 9 राजा थे, ठीक है, इसलिए नंद वंश इसको पढ़ा गया था इसमें, ठीक है। तो बौद्धिक साहित्य यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक। ये 9 हम लोग देख लिए यहाँ पे। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से, है ना, बिंबिसार यानी बिंबिसार से नंदों तक राजाओं का शासनकाल हर्यक वंश, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में कौन? तो राजा का नाम बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या उदयभद्र तथा उत्तराधिकारी आते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा? तो हर्यक वंश कब से कब शासन किया था? 544 से 412 तक किया था, ठीक, जो 544 से 412 तक थे। तो पूछता है कि बिंबिसार कौन सा वंश का है? तो हर्यक वंश का। अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश का। उदयन कौन था? हर्यक वंश का था, ठीक है। और शासनकाल, तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो शासन किया था 544 से 492 तक, 92 तक किया था। फिर उसके बाद उदयन आया। उदयन जो आया 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर उसके बाद जो उत्तराधिकारी 460 से 412 तक ये लोग उत्तराधिकारी जो है वो किया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसमें। उसके बाद शिशुनाग वंश, ये कौन आ जाएगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है 412 से 344 ईसा पूर्व तक ये शासन किया था। उसके बाद नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व तक ये किया था। शिशुनाग वंश कालाशोक, शिशुनाग वंश कालाशोक यानी काकवर्ण कालाशोक या 10 पुत्र। देखिए यहाँ पे क्या है कि शिशुनाग या कालाशोक यानी काकवर्ण यानी कालाशोक के 10 पुत्र थे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो पहला ये क्या हो जाएगा? यानी कालाशोक यानी शिशुनाग और कालाशोक 412 से 394 ईस्वी तक। फिर आपका कब से कब फिर शासन किया? कालाशोक किया कब से? तो 394 से 366 तक। उसका 10 पुत्र जो था तो 366 से 344 ईसा पूर्व तक इसको शासन किया था। नंद वंश, तो महापद्म नंद या इसको बोला गया, जो यूनानी बोले थे उग्रसेन, उसके 8 पुत्र थे। कितने पुत्र? 8 पुत्र थे। 344 से 321 ईस्वी तक शासन किए थे, है ना, ईसा पूर्व तक किए थे। पुराणों के अनुसार बिंबिसार, है ना, बिंबिसार से नंदों तक राजाओं का शासनकाल। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं इसमें राजा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राजा का नाम है और शासनकाल वर्ष है। शिशुनाग वंश कितना? 40 वर्ष तक शासन किया था। कितना? 40 वर्ष। काकवर्ण यानी काकक वर्ण है जो 26 वर्ष तक शासन किया था। क्षेमधर्म, है ना, क्षेमधर्मन 36 वर्ष तक शासन किया था। कौन? क्षेमधर्मन 36 वर्ष तक शासन किया था। क्षेमजीत अथवा छत्रोज कौन? तो ये 24। बिंबिसार 28, बिंबिसार जो है 28 वर्ष तक शासन किए थे। अजातशत्रु, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजातशत्रु अगर पूछता है तो कितना वर्ष तक? 27 वर्ष तक शासन किया था अजातशत्रु। 27 वर्ष तक। दर्शक, है ना, दर्शक है जो 24 वर्ष तक। उदयन 33 वर्ष तक। नंदीवर्धन 40। महानंदीन ये 43 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद महापद्म नंद तथा उसके 8 पुत्र 100 वर्ष, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष बोला जाता है, ठीक है। तब महापद्म नंद, महापद्म हो जाएगा और उसका 8 पुत्र है जो 100 वर्ष तक शासन किया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे उत्तर भारत की राजनीतिक दशा। उत्तर भारत की राजनीतिक दशा देखेंगे तो उत्तर भारत में 600 ईसा पूर्व से, ठीक है, 325 ईसा पूर्व तक, 600 से 325 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध जो साम्राज्य था उसका उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में। कब? ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में। कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वशक्तिशाली
है ना, सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बना तो कौन, तो ये मगध बना। मगध आज कौन कौन में है, तो गया और बिहार को मगध बोलते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रज थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वही आगे यहाँ पे दिया है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रज या राजगीर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर स्वयं कारण, है ना, इसी कारण अपने पिता यानी पुत्र द्वारा मारा गया था, ये अजातशत्रु। कौन, तो अजातशत्रु। ठीक है, चलिए किसने मगध साम्राज्य में, ठीक है, बज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसत्ता किया था, यानी कौन, तो अजातशत्रु। ठीक है, बज्जी को ये मगध साम्राज्य में मिला लिया था, कौन, तो अजातशत्रु जो मिला लिया था बज्जी को। यानी कि किसने, तो कौन, तो मगध यानी अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध साम्राज्य में बज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसत्ता किया था, यानी कि बज्जी को मिला लिया था अजातशत्रु अपने शासनकाल में मगध में। मगध का कौन सा सम्राट अपरो, है ना, अपरो परशुराम, कौन, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तब महापद्म नंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। नंद राजाओं का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण कौन सा है, तो खारवेल हाथी गुफा है जो नंद वंश का, है ना, नंद राजाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए तो किस यहाँ पे दिया है कि किस अभिलेख साक्ष्य यानी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा, कौन, नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, यानी कि कलिंग में। यानी बोला किस अभिलेख, है ना, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कौन, कलिंग में। ठीक है, कलिंग में। चलिए चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था, तो चंड प्रघोत जो था अवंती का राजा था, यही बीमार हुआ था तो गया था, यानी कि डॉक्टर। चलिए चंद अवंती के राजा थे। उदय यानी उज्जैन का प्राचीन राज्य, यानी कि उज्जैन की प्राचीन काल में नाम क्या था, उज्जैन का नाम था अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो अवंतिका नाम था। उदयन या वास वदंता की दंतक का कहाँ से संबंधित था, उज्जैन से, यानी दंतक का कहाँ से संबंधित था, उज्जैन। यहाँ विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवियों द्वारा। यहाँ बोला कि विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवियों द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन था, तो वैशाली ही था। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें मगध यानी महाजन पद के, महाजन पद यहाँ पे हो जाएगा। महाजन पद युग के 16 महाजन पदों में से किस महाजन पदों के नाम पाणिनि कृत्य अष्टाध्याय में उल्लेखित है, तो मगध, यानी कि पाणिनि कृत्य अष्टाध्याय है जो पाणिनि का बुक कौन, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय में क्या चर्चा है, मगध की, अस्मक की, कम्बोज की। भारत यानी महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी पर कहाँ पर अवस्थित है, तो अही छत्रक में अवस्थित है। 16 महाजन युग में मथुरा किसकी राजधानी थी, तो मथुरा जो थी राजधानी सूरसेन की राजधानी थी। किसकी, सूरसेन की राजधानी थी, यानी सूरसेन की राजधानी कौन, तो मथुरा। चंपा किस महाजन पद, यानी चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी, तो अंग की राजधानी चंपा थी। चलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, तो चेंदी की सुक्तिमती राजधानी थी। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजन था, तो ये अश्मक था। कौन सा, अश्मक। 6ठी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद कहाँ पर स्थापित था, तो राजस्थान में स्थापित था। यानी यहाँ पे क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद कहाँ पर स्थापित था, तो राजस्थान में यह स्थापित था। चलिए उसका प्राचीन श्रावस्ती, प्राचीन है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था, तो है ना, अर्धचंद्राकार था, ऐसे चंद्राकार। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। फिर से इसको मालवा क्षेत्र पर, कौन, मालवा क्षेत्र, है ना, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, शिशुनाग के काल में हुआ था। कौन सा राजा वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, शिशुनाग है जो दूसरा राजधानी बनाया था वाराणसी को। ठीक है, चलिए उसके बाद नंद वंश के पश्चात यानी नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ, मौर्य वंश की शासन हो गया था।
गौतम बुद्ध के समय, क्या गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था? तो ये बिंबिसार के। काल्पी नगर किस नदी के तट पर है? तो यमुना, काल्पी है जो यमुना। वज्जी महाजन पद कुल कितने गणों का संघ था? तो ये 8। छठी ईसा शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजन पद का गणतंत्रात्मी है ना गणतंत्रवादी राज्य था? गणतंत्र में था कौन? तो वज्जी। गंगा घाटी में कुल कितने महाजन पद हैं? तो पूछता है ये क्वेश्चन 10 गो। गंगा घाटी में कितने महाजन? तो 10 गो। कौन सा महाजन पद सबसे दक्षिण में स्थित है? तो अस्मक। महिष्मती शहर किस महाजन पद में स्थित है? तो अवंती। महिष्मती कहाँ? अवंती। पाटिलग्राम, पाटलीग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ किसने दुर्गीकरण करवाया था? ये अजातशत्रु ने बनवाया था। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि पाटिलग्राम जो परवर्तित काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया। ठीक है, अभी पाटलिपुत्र जानते हैं, पहले इसका पाटिलग्राम था। का प्रारंभ में किसने दुर्गीकरण करवाया था? तो दुर्गीकरण कौन करवाया था? अजातशत्रु। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध को। बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग मगध की राजधानी राजगीर की का प्राकृतिक भाषा में क्या नाम है? तो यानी कि मगध की राजधानी कौन हो गया? राजगीर। राजगीर का प्राकृतिक भाषा में क्या नाम था? तो राजगाह। इसका नाम क्या था? प्राकृतिक भाषा में क्या है? तो राजगाह। किसका? राजगाह किसका नाम है? तो ये मगध की राजधानी राजगीर की। चलिए कौन सा एक राजा है ना कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये काशी जो था बहुत शक्तिशाली। किस पुस्तक की रची है ना रचना यानी कि डी कौन हो गया? डी कौशाम्बी ने की है, यानी डी कौशाम्बी ने की है। एन इंट्रोडक्शन है ना एन इंट्रोडक्शन होगा ना इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री। चलिए सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलता है? न्यूमेस्मेटिक बोलता है, न्यूमेस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। हिस्टोरिका की रचना किसने किया था? तो हेरोडोटस ने। हिस्टोरिका का रचना कौन किया था? हेरोडोटस ने। भारत के प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहते हैं और पंचमार्ग सिक्के कहे जाते हैं। प्राचीनतम क्या है? प्राचीनतम आहत या पंचमार्ग सिक्के किससे सब बने होते हैं? तो चांदी के बने होते हैं। पंचमार्ग सिक्कों क्या है? पंचमार्ग सिक्कों के चिन्ह की विशद क्या होगा? विशद व्याख्या किसने की? तो रेप सेन ने। यानी कि पंचमार्ग सिक्कों के चिन्हों के विशद यानी कि व्याख्या किया कौन? तो क्या नाम है? रेपसन है ना रेपसन ने किया था। उसके बाद क्या है कि परमार्थ चीन में 20 वर्ष से अधिक रहे। परमार्थ है जो चीन में 20 वर्ष से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों की चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के निवासी थे? उज्जैन के। बप्पू देख रहे हैं उज्जैन के कौन थे? तो परमार्थ थे। क्या? परमार्थ जो थे उज्जैन के थे और 20 वर्ष से अधिक तक रहे। कहाँ में? चाइना में 20 वर्ष तक अधिक रहे और वहाँ पे क्या किए कि उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों की चीनी भाषा में अनुवाद किए थे। कौन? तो परामर्थ थे। कौन? परमर्थ थे। कहाँ के? यानी कि उज्जैन के थे। चलिए उसके बाद पूर्वी भाग पर किस राजा बोला गया है? क्या कि पूर्व भाग पर किस भाग पर दिए गए राज के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठीय भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों पर विशेष लक्षण था? तो पंचाल पर था, ये नहीं पूर्व भाग में थे। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडव ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो कौशाम्बी में की थी। कहाँ? कौशाम्बी में। किस यहाँ बोला गया कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त होता है? था पाटलिपुत्र। यहाँ बोला किस प्राचीन नगर के अवशेष है जो कुम्हरार स्थल से प्राप्त होता है? पाटलिपुत्र के। प्राचीन स्थल तक्षशिला किन नदियों के बीच में? ये सिंधु और झेलम के बीच में है। राजगृह के कवियों राजगृह के राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस है ना गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उनका नाम क्या है? सालवती। यानी कि सालवती के पुत्र हो जाएंगे ये। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तब मालवा जब यानी मालवा का जो क्षेत्र मगध में यानी कि मिलाया गया तो वो शिशुनाग था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था।
मगध पर क्या बोला यहाँ कि मगध पर शासन करने वाले शासकों का कालानुमान यानी कर्मानुसार क्या है, तब बृहद्र हो गया, बिंबिसार, शिशुनाग, उसके बाद बिंदुसार, ये था। चलिए विदेशी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, हकमनी, पारसिक आक्रमण, यानी कि ये जो विदेशी आक्रमण है उनके बारे में।